प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस तड़कती फड़कती जानदार शानदार और जबरदस्त विज्ञान की सेशन पर, जहां पर हम बीपीएससी को फोड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए और अपना हक शिक्षक बनने का उसे छीनने के लिए यहाँ पर सभी लोग पधार चुके हैं। तो सभी का वेलकम करता हूं हमारी जबरदस्त सेशन पर और शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले जो मैंने आप सभी को कल टास्क दिया था, उस टास्क को पूरा करने वाले उन विद्यार्थियों का नाम बताना चाहूंगा जो सच में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और हर क्वेश्चन, हर वो चीज जो एक शिक्षक के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा उनको मार्गदर्शन किया जा रहा है, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो विद्यार्थी कौन है? पर उसके पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन। मुश्किल इन दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल से ही कुछ करने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाजू वाला बोल रहा है, क्योंकि माँ बाप बोल रहे, क्योंकि दोस्त बोल रहा है। जी नहीं, जब तक आपके दिल में कोई चाह ना हो ना कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की या खुद को साबित करने की, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आपके अंदर जो है वो आग होनी चाहिए, तब जाकर वो आग आगे जाकर सूरज का रूप ले लेगा। ठीक है, और उसकी रोशनी में आपका परिवार, आपका पूरा जीवन और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां रहेंगी ना, वो पूरी की पूरी सुधर जाएंगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, अगर आप गरीब घर से बिलोंग करते हो, बीपीएल वाले हो, तो याद रखेगा कि अगर आप इस बार गवर्नमेंट टीचर बन गए तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां रहेंगी ना, वो आपको याद करेंगी। वो आपको याद करेंगे और बोलेंगे कि इसके वजह से, इस बंदे के वजह से या बंदी की वजह से हमारी पूरी 7 पीढ़ियां बदल गई। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी पहले क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया उनका नाम बता दूं। यहाँ पे मुस्कान कुमारी जी है, रिया शाह जी है, मानवी जी है, पूनम कुमारी जी है। पूनम कुमारी जी ने तो बहुत ही सुंदर उत्तर लिखा है। ठीक है, उसके बाद Y2 बिपिन जी है, यूपी सिंह जी है, उसके बाद सैड लाइफ, पता नहीं क्यों नाम रखा, उन्होंने बहुत आंसर दिया है, और शिवराज जी है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही सही उत्तर दिया है, पर यहां पर मैं कुछ उन लोगों के नाम लिया हूं जिन्होंने सबसे अच्छा उत्तर लिखा है, आंसर लिखा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे। शायद जिन लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया है, अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल रेशम जी, साइंस चाहे 5 मार्क का रहे, 10 मार्क का रहे, 40 या 100 मार्क का रहे, इन सभी के लिए क्लास रहेगा। ऑलराउंडर क्लास है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग। यहाँ पे बोला गया है कि जब कभी भी किसी ओनियन मान की प्याज को काटा जाता है तो काटते समय हमारी आंखों में आंसू आते हैं। आंसू क्यों आते हैं? तो इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग बोले कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है सर, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है सर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है सर, है ना, यही बोल रहे हो। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका आंसर जो है गलत है। आपका आंसर रहेगा प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। कितने लोगों को झटका लगा, कितने लोगों को ये लगा हाय राम ये क्या हो गया, है ना, कूदने गया था कुएं में, कूद गया कहां पर, पहाड़ी से कूद गया, ऐसे लगा है, लगा ना। तो देखो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है आपको बताना चाहूंगा। क्यों आंसू निकलते, देखो सबसे पहले क्या होता है। अगर मैं बात करूंगा कि जो प्याज होता है उसमें एक एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एलिनेज। क्या एंजाइम होता है? एलिनेज। और ये कन्वर्ट होता है आपका सल्फेनिक एसिड में। किसमें? सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये सल्फेनिक एसिड उसको खुद को अरेंज कर कर बनता है आपका प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड बनता है, जो हवा में मिक्स होकर आपके आंखों तक पहुंच जाए। किसमें? हवा में मिक्स होकर आपके आंखों तक पहुंच जाएगा। और ये हमारे आंखों के अंदर जो एक लैक्रिमल ग्रंथि होती है उसमें निकलने वाला जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट कर कर ये बना लेता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर होता है हमारे आंखों में जलन और उसके वजह से निकलता है आंसू। कितने लोगों को समझ में आया है? तो याद रखेगा ये पूरे के पूरे कंटेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? एलिनेज होता है।
कौन सा ऑक्साइड बाहर निकलता है? सल्फेनिक एसिड बाहर निकलता है, जो हवा के माध्यम में या संपर्क में आने के बाद वो प्रोपेनेथिल एस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जब आपके आंखों तक पहुंचेगा तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और उसके वजह से आपके आंखों में जलन होगा और प्याज इस तरह से रोना शुरू कर देगा। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। सेकंड क्वेश्चन ये था, अभी इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। फास्ट सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी जल्दी। द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ज्वेलरी और यूटेंसिल ओवर द टाइम इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड? चलिए बताइए, चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है कि क्या बनता है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे बोल रहे कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। किसी किसी को लग रहा है कि सर यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा सोफिस्टिकेटेड इसका आंसर था। इसमें बनता है आपका सिल्वर सल्फाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? सिल्वर सल्फाइड बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि हवा में मौजूद, ठीक है, और इस ब्लैकनिंग प्रोसेस को देखिए, यहाँ पे जब चांदी खरीदोगे तो एकदम सफेद कलर की नजर आती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो चांदी जो है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है टार्निशिंग। क्या बोलते हैं? टार्निशिंग, माने कि धूमिल हो जाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान ये होता है कि जो सिल्वर सल्फाइड होते हैं, ठीक है, हमारा सिल्वर जो है हवा में मौजूद जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, माने कि सिल्वर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, और इससे बनता है आपका Ag2S। क्या बनता है? Ag2S बनता है। ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिखी है, यहाँ पे बैलेंसिंग का कुछ काम नहीं, बस आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बनता है, और इसी सिल्वर सल्फाइड की वजह से आपका जो सिल्वर जो सफेद और बिल्कुल चमकीला रंग का होता है, ये होता है आपका ब्लैक बन जाता है। कैसे बनता है? ब्लैक। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, सभी लोग मुझे कमेंट करके मुझे यहां पर ये लिखेंगे कि ये सिल्वर का काला होना ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे कि सिल्वर का काला होना, किसी भी चांदी का काला पड़ जाना जिसके ऊपर जो है आपका सिल्वर सल्फाइड के बनने वजह से होता है, ये केमिकल मान कि रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है? बहुत बढ़िया, ये आपका कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका भौतिक परिवर्तन रहेगा। क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे नया एलिमेंट बन रहा है, नया कंपोनेंट बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे में तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, अरे एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, ये रासायनिक परिवर्तन, भावनाओं में बह गया, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नया कंपोनेंट बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भावनाओं में बह गया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ठीक है, माय मिस्टेक। चलिए इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु जो कमरे में तापमान पर ठोस अवस्था माने कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, केमिकल ही ये रहेगा, चेंज रहेगा। ठीक है, हाँ, ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, सल्फर रहेगा, क्या रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। यहां पे बोला गया कि ठोस अवस्था में होता है, और क्वेश्चन ऑप्शन भी मैंने ऐसे दिया है कि पक्का आप जो है इसमें गड़बड़ करने वाले हो, मुझे पता है, और यहाँ पे आपकी गड़बड़ी दिखाई भी दे रही है। मैंने अक्सर बोला है, एकमात्र ऐसा अधातु जो आपको सॉलिड नहीं जी, रूम तापमान माने कि कमरे के तापमान पर या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में पाए जाने वाला अधातु कौन सा होता है? आपका ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। पर वही अगर आपको ठोस रूप के अगर बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर आपका सल्फर रहेगा। आपका आंसर क्या आना चाहिए? सल्फर रहेगा, सल्फर। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो आपका आंसर यहाँ पे सल्फर रहेगा। सल्फर के अलावा भी कुछ अधातु है जो आपको जनरली ठोस रूप में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कौन कौन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सल्फर हमने पढ़ लिया। फास्फोरस आप सभी को पता है, रेड फास्फोरस होता है।
कार्बन होता है, कार्बन भी एक प्रकार का अधातु है। उसके बाद आयोडीन और सेलेनियम, ये वो अधातु है जो जनरल टेम्परेचर के ऊपर या सामान्य तापमान के ऊपर आपको ठोस रूप में माने कि सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। पर वही अगर लिक्विड की बात की जाए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ब्रोमीन, जो कि आपको लिक्विड रूप में पाया जाता है अधातु होने के बावजूद, और बाकी के सभी आपको गैसेस रूप में मिलेंगे। तो आपको ये सॉलिड और लिक्विड ही जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया था आपको अधातु के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछकर जो है आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी का, है ना? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया जी, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। बोला गया है कि माचिस की तिल्ली के सिरे में आग जलाने में सहायता करने के लिए आमतौर पर कौन सा अधातु प्रयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं जल्दी। और यहां पे भी गड़बड़ी करने वाली मुझे वाले पता है, यहां पे भी गड़बड़ी होने वाली मुझे पता है। बहुत बढ़िया, चलो आंसर करो सभी लोग। देखो यहाँ पे ठलुआ बैठ के रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठलुआ बैठ के रहोगे ऐसे ही देख रहे हो कुछ मतलब नहीं है। पर बैठने के बाद अगर आप आंसर करते हो कमेंट बॉक्स में तो इसका मतलब आप एक्टिव हो, आप कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए बैठे हो, ये इसका मतलब निकलता है। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आने वाला हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग पढ़ने के लिए ही आया है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 या डी किया है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका उत्तर एकदम सही है। क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मैच स्टिक के ऊपर यानी कि लकड़ी के ऊपर जो छोटा सा रेड कलर का वहां पे सल्फर भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। क्या होता है? सल्फर होता है और फॉस्फोरस भी होता है। और एक इमेज आपको जनरली बहुत बार मैंने दिखाया, अगर आपको याद आ रहा है, वो इमेज ये वाली है। आप यहाँ पर देख पाते हो कि यहाँ पे आपको सल्फाइड्स यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, ग्लास पाउडर होता है, साथ में इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है आपके, और सल्फाइड्स भी होते हैं। और सल्फाइड्स में क्या पाए जाते हैं? सल्फर पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ अबाउ। आज के क्वेश्चन ही वैसे लाया हूं। बोलते हो ना कि सर इजी इजी क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन। अब बताओ इजी क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट वे से अगर पूछा जाए तो इजी क्वेश्चन जो खाने में आसानी से आप खा सकते हो, बीपीएससी चाहता है कि आप ऐसे खाओ, और जो खाएगा वही पास करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में सेकंड का जो समय शुरू हो चुका है, सब लोग 30 सेकंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 19 सेकंड बाकी है, 17 सेकंड बाकी है, चलिए जल्दी जल्दी। व्हाट हैपन व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट? देखते हैं कितना लोग से उत्तर करते हैं। बहुत बढ़िया जी, मैक्सिमम से उत्तर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी। और यहाँ पे टिक रानी को रुकने को बोलूंगा, और ये छोटा सा एक केमिकल रिएक्शन आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। देखिए ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या कार्बोनेट बोल रहा हूं। इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इस तरह से कुछ कुछ बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे बुलबुले जो आपको नजर आ रहे हैं वो कोई और नहीं, वो और कुछ भी नहीं है, ये आपकी सिंपल सी गैस होती है, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हमें पता है। क्लियर है सभी को? तो इस ऑब्वियसली इसका आंसर एकदम सिंपल सा था, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर मैंने किसी भी एसिड को अगर मैंने किसी मेटल के साथ माने कि धातु के साथ अगर रिएक्ट करवाता हूं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे। अगर एसिड के साथ मैंने किसी मेटल को अगर धातु को रिएक्ट करवाता हूं तो वहां पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? वो निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और वहां पे एक प्रकार का आवाज आता है। आवाज कैसे आता है? चलो निकाल के बताएंगे सभी लोग। कैसे आता है? इस तरह से आता है ना, जैसे किसी
इसका बूंद गिर रहा और बूंद का आवाज आता है, पॉपअप साउंड जिसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉपअप साउंड बोलेंगे। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि एसिड के साथ जब मैं धातु को रिएक्ट करवा रहा हूं, उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, वो आपकी भौतिक चेंज रहेगा या रासायनिक चेंज रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे वो रहेगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या रहेगा? आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक माने कि केमिकल चेंज है। रासायनिक माने कि केमिकल चेंज है, ये आपको ध्यान में रखना। ये यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप सभी के लिए पता हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसको आप अपने बुक में लिख के रख सकते हो या याद भी कर सकते हो। जब कभी भी किसी भी मेटल कार्बोनेट को, किसी भी मेटल कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है जी? अगर कार्बोनेट ग्रुप को किसी भी मेटल के साथ जोड़ दो, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, कॉपर है ना, उस तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से जितने भी कार्बोनेट से, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूं, मेटल के जितने भी कार्बोनेट से, उनको अगर मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो यहां से निकलने वाली गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। क्या रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? और अगर इसे क्लियरिफाई, हाँ ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये तो क्वेश्चन लीक हो गया भाई साहब। किसी ने क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा होगा, ऐसी आशा करता हूं। देख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझा देंगे। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अर्णव जी, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं, है ना, वो जनरली आपके कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक होते हैं। पर बीपीएससी का लेवल जो है इस बार 11वीं तक पहुंचा है। तो कुछ क्वेश्चन जो एकदम हार्ड लेवल के लगते हैं ना, वो जनरली 11 से लिए हुए क्वेश्चन होते हैं हमारे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न द कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। पूछा गया है कि एसिड में डालने के बाद कौन एक कलरलेस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल सही बात बोली आपने, वो रहेगा आपका बी, फिनोप्थिलीन। क्या रहेगा? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक प्रकार का कृत्रिम संकेतक है। फिनोप्थिलीन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम संकेतक है। और हमने ये पढ़े है कि फिनोप्थिलीन को जब इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या जी? नहीं। और वो कैसे हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसे? कलरलेस हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था। और आप सभी को बता दो कि 50% का ऑफर कंटिन्यू है। और अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और आगे जाकर जो आपका एग्जाम्पलर जो सीरीज में शुरू करने वाला हो, वो उसका टेस्ट जो है आपको ऐप में भी मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि इस बार आपके कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी बहुत बड़ी रहने वाली है। तो वो भी बैच जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है, जिसका वैकेंसी लगभग 26,000 से ऊपर रह सकती है। अगर आप सच में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, ठीक है, ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए बताइए, किन किन लोगों ने घर में जो है मूर्तियां बनाने की कोशिश की होगी? गणपति जी की मूर्ति, उस तरह से महादेव जी की मूर्ति होती है, माता लक्ष्मी की मूर्ति होती है, बाकी भी कुछ मूर्तियां आपने बनाने की कोशिश की होगी जहां पे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है इस्तेमाल किया होगा। या जिनका भी हाथ टूटा होगा, जिनका भी पैर टूटा होगा और कुछ हफ्तों तक या महीनों तक भाई साहब ऐसे ऐसे चले होंगे, उनको जरूर पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सचर बनाने के बाद जब उसमें पानी डाला जाता है तो उससे बनने वाला क्या होता है जी? क्या होता है जी? बिल्कुल, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिप्सम कैसे होता है? हार्ड होता है। कैसे होता है? हार्ड होता है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट टाइम हमारे बीपीएससी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला भी पूछा गया है।
तो ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ हाफ H2O जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसे भूल जाते हैं, इसे भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जिप्सम का फार्मूला सीधा सीधा है CaSO4, माने कि अनहाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ही आपका जिप्सम होता है। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि पानी डालकर ही वो मिक्सचर बनाया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, बस यहाँ पे हाफ H2O है और यहाँ पे 2 H2 है, बस आधा और वहां पे 2, दोनों का इतना ही डिफरेंस है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका आंसर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, उसे हेमीहाइड्रेटेड बोला जाता है। हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बोला है। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है आधा, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेटेड बोलेंगे, डाई हाइड्रेटेड। इसका मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल से पानी के। ओके, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे इस्तेमाल, जैसे कि आपका पैर टूट गया, भाई साहब टूटना तो नहीं चाहिए, कभी कभी होना नहीं चाहिए। मान लीजिए पैर टूट गया, कोई हाथ को जख्म हो गई, या जब कभी भी आपके हड्डी में जो है आपका क्रैक पड़ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उस टाइम पे डॉक्टर साहब जी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो हमारे मूर्तिकार है, आजकल की मूर्तियां आप देख पा रहे हो, नवरात्र में बोलिए, है ना, गणपति उत्सव में देखिए, वहां पे जो जनरली मूर्तियां बनाई जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। और उसी तरह से दीवारों को आजकल कलर्ड करने के लिए उसके पहले पीओपी चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को चढ़ाया जाता है, ताकि दीवारें जो है एकदम साफ सुथरी और चमकदार नजर आए। बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐड कर रहा हो, ठीक है, सभी लोग उसके आंसर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं आप, जितना ज्यादा जो है, जितना ज्यादा आंसर करोगे फास्ट, उतना ही फास्ट हम बढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे समय होता है आपका खत्म, और यहाँ पे आंसर बता देंगे सभी लोग। एक नीले लिटमस कागज के टुकड़े को बेकिंग सोडा के विलियम में डुबाया जाता है, तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर कैसे होता है, ये अगर आपको पता है तो अब आंसर दे दोगे। बेकिंग सोडा का जो विलयन मान की जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली कैसे होता है जी, ये बेसिक इन नेचर रहेगा। कैसे रहेगा, बेसिक, मान की क्षारीय रूप का रहेगा। और किसी भी क्षारीय रूप में अगर आप नीला लिटमस पेपर डाल रहे हो तो उसका रंग क्या रहेगा। अभी लोग, सभी लोग जो है अपना आंसर पलट रहे हैं भाई साहब, अभी क्वेश्चन जब समझा है ना उसके बाद आंसर पलटा रहे हो। एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए बेकिंग सोडा का मैंने सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे, तो ये कैसे होता है, आपका क्षारीय धर्मी होता है। कैसे होता है, क्षारीय धर्मी होता है। और किसी बेस में अगर मैंने नीले लिटमस पेपर को डाल दिया तो ऑब्वियस है ये कैसे निकलेगा जी, आपका नीला ही रहेगा। कैसे रहेगा, नीला ही रहेगा। माने कि ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, ये आपका गलत हो गया। ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन द ब्लू इंडिकेटिंग द बेसिक सॉल्यूशन, आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहां पे सच्ची सच्ची बोलना, कितने लोगों ने अपना आंसर चेंज किया बहुत सारे लोगों ने आंसर चेंज किया है, मैंने देखा है, मैंने देखा है चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में आपने नीले लिटमस पेपर को डाला तो वो आपका रेड हो जाएगा अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आपने रेड पेपर को डाल दिया तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। और एक होता है आपका यूनिवर्सल पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो जनरली उनका रंग किस तरह से बदलता है उसके हिसाब से इसकी एक स्केल होती है। जैसे कि मान लीजिए वो जनरली थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर में होता है, ठीक है, ऑरेंज टाइप कलर में होता है। अगर मान लीजिए किसी उस पेपर को मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया और वो जनरली आपको डार्क ब्लू कलर अगर नजर आ रहा है और मान लीजिए यहां पर है, तो उसका पीएच हम डायरेक्टली जो है इस कलर्ड स्केल से मैच करेंगे और बता सकेंगे इसका पीएच कितना है, इसका पीएच कितना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों को ये अभी मैंने समझा, समझ में आ गया है। सब लोग इसका आंसर कर देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हल्दी सूचक पट्टी का रंग नहीं बदलेगा? यह हमारे एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे, अच्छे से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया। यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हल्दी सूचक पट्टी का रंग नहीं बदलेगा। और हमने क्या पढ़े हैं? हमने ये पढ़े हैं कि हल्दी जनरली जो बेसिक माने कि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, इनके संपर्क में आने के बाद वो रेड कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। और हल्दी जो है किसी भी बेसिक या क्षारीय पदार्थ का गुणधर्म पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको जानना है कि हल्दी अगर मैंने किसी एसिडिक, किसी अम्लीय पदार्थ के अगर संपर्क में आ जाए तो हल्दी अपना रंग नहीं बदलती है। रंग बदलेगा जी? रंग नहीं बदलेगी। एज इट इज पीली है तो पीली ही रहेगी, रंग नहीं बदलेगा। लेमन जूस में क्या एसिड होता है? सोप सॉल्यूशन कैसे होता है? बेसिक होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक होता है। विनेगर में क्या होता है? एसिड होता है। माने कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई। अरे भाई साहब, यहाँ पे ऑप्शन की गलती हो गई। विनेगर में एसिड होता है, बराबर है। तो नन ऑफ अबव आएगा क्या? नहीं, यहां पे आएगा मोर देन वन ऑफ अबव। क्या आना चाहिए? मोर देन वन ऑफ अबव आना चाहिए, एक से अधिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक से अधिक आना चाहिए। माने कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ अबव या मोर देन वन ऑफ अबव, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है जी? क्लियर है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर का आंसर रहेगा साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल होता है। अगर मैं सोप सॉल्यूशन या साबुन का विलयन बनूंगा तो वहां पे कौन सा बेस पाया जाता है? तो उसमें सोडियम या पोटेशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं। हमने पता है, हमने पढ़ा है। और वही बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करता तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3, NaHCO3 ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, यही फार्मूला है उसका, बराबर है। और विनेगर माने कि सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में कौन सा एसिड होता है? चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। सिरके में कौन सा एसिड होता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या रहा? और ये देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जब एसिड में डाला जाता है किसी भी हल्दी को तो वो उसका कलर नहीं बदल रही है। नेचुरली पीली होती है तो पीली ही नजर आ रही है। पर जैसे किसी सोप सॉल्यूशन में या किसी भी आपके बेसिक माने कि क्षारीय पदार्थ में उसे डाल दोगे तो ये रेड कलर के जैसा हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर हो जाएगा। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हल्दी में एक नेचुरली केमिकल पाया जाता है, एक नेचुरल केमिकल पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है? किसी को पता है क्या? बहुत बढ़िया पूनम जी, पूनम जी ने सबसे पहला उत्तर दिया। उसका नाम है कुरकुमिन। उसका नाम है कुरकुमिन। और यह कुरकुमिन हमारे स्किन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अक्सर आपने ऐड भी देखा होगा, एक प्रोडक्ट है, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, आपको सभी को पता है। ऐसे बोला जाता है कि काला लोग भी अगर लगाए तो गोरा हो जाएगा। ये तो बस मिथ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसमें कुरकुमी भी डालते हैं, अब कैसे डालते हैं पता नहीं। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, टर्मरिक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। और एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आखिर तक करेंगे क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स है। ओके, चलिए बताएंगे इसका आंसर। A few drop of phenolphthalein solution are added to the unknown solution। माने कि इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन जो है आपके किससे लिया गया पता है? या आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है और मुझे पता है यहाँ पे दिमाग की जरूरत होती है और जिनके पास दिमाग है वो इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी अननोन सॉल्यूशन में मैंने फिनोप्थिलीन को डाल दिया, द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक और सॉल्यूशन गुलाबीमय हो गया है। कैसे हो गया है? गुलाबीमय हो गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अननोन सॉल्यूशन है उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसे रहेगा। कोई बी बोल रहा है ना, कोई बी बोल रहा है। चलिए, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है ना। थैंक यू कनक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका आंसर करेंगे सब लोग। क्षारीय रहेगा कि एसिडिक रहेगा? तो आपका बिल्कुल जी सही बात बोली आपने, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, माने कि बेसिक नेचर का रहेगा। कैसे रहेगा? बेसिक नेचर का रहेगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा और आप भी याद रखिएगा कि जब कभी भी फिनोप्थिलीन को किसी भी उदासीन माने कि न्यूट्रल सब्सटेंस में डाला जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, माने कि वो कलरलेस होता है। अगर किसी भी एसिड में अगर डालोगे, अम्लीय चीज में डालोगे तो उसका भी कलर आपका कलरलेस ही रहेगा। पर अगर किसी भी फिनोप्थिलीन को किसी भी आपके बेस में डालोगे, माने कि किसी भी क्षारीय सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कैसे हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। माने कि यहां पे सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, ये जो फिनोप्थिलीन है ये किसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है। उदासीन में डालो तो कलरलेस, एसिड में डालो तो कलरलेस, क्षार में डालो तो गुलाबी रंग। इसका मतलब वो किसे पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो पहचाना जाता है किसके लिए? बेस के लिए पहचाना जाता है, किसी भी क्षारीय सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर मैं मिथिल ऑरेंज की बात कर रहा हूं या मिथिल रेड भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये जनरली आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो। जनरली अगर मैं किसी भी उदासीन सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये आपको रेड ही नजर आएगा, किसी किसी बेसिक पदार्थ में डालोगे तो ये आपको येलो ऑरेंज कलर का नजर आएगा। पर जैसे ही आप किसी एसिड में डालोगे तो वो भी आपका रेड कलर का नजर आएगा। और सभी लेख के लिए एक छोटा सा जो है एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, क्लास खत्म नहीं हुआ है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि मिथिल रेंज या मिथिल ऑरेंज जो होता है वो किसको पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको पहचाना जाता है। ठीक है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। क्लास रुक रही है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बात बोले आपने। हाँ, तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते समय हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा आपका? तांबा रहेगा, कॉपर रहेगा। तांबा माने कि कॉपर रहेगा। सी बोल रहे हो? उठा के पटकने की इच्छा हो रही है आपको। मैंने बोला था कुछ नोबल नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं जो जनरली जो माइल्ड एसिड होता है, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट ना करने की वजह से उसमें से हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी नहीं ना। तो यही तो पूछा गया आपका। तो इसका आंसर आपका कॉपर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? कॉपर रहेगा। ये मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कौन रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं नहीं जो है बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी को एक महा रिवीजन की जरूरत है। कितने लोगों को लग रहा है कि सच में आपको महा रिवीजन की जरूरत है? एक महा रिवीजन कितने लोगों को लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो आप लोग, है ना। एक महा रिवीजन की जरूरत है।
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? महा रिवीजन की जरूरत है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। देखो कितनी भावना को समझता हूं मैं आपके, है ना। तो ऑब्वियस है, इसको डिसाइड करेंगे जल्दी ही आपको बताएंगे। एक तो फ्राइडे, नहीं तो फिर संडे को। ठीक है, संडे को बहुत बड़ा दिन रहता है अपना, एकदम छुट्टी रहती है, टेंशन नहीं रहता है, कभी भी आके बैठ सकते हैं और हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो जनरली अगर पॉसिबल हुआ तो इस संडे को हमारा महा रिवीजन लेंगे, जहां पे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी पढ़े सब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। वहां वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन रहेगा, माने कि रैपिड फायर सेशन रहेगा। कैसे रहेगा? रैपिड फायर सेशन रहेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन बाकी चीजें नहीं रहेगी, बस धड़ाधड़ गोली की तरह क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम। इसमें से पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा पोटेशियम। क्या रहेगा? पोटेशियम। और यहां पे आपको दिखा दे रहा है कि ये जो आपके धातु है, जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, ये एक्चुअली किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करने से पहले सोचेंगे जी नहीं, और आखिरी में उत्तर देंगे मुझे रिएक्ट करना नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है वो कौन कौन से, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, एयू माने की गोल्ड है, और प्लैटिनम माने की पीटी है। ये जो आपको 5 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ये जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ना रिएक्ट करने की वजह से इससे हाइड्रोजन गैस निकलना तो छोड़ ही दो। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, पर आप जो है वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो। हर चीज के लिए बताना पड़ता है आप लोगों को कि भाई करो करो करो, नहीं तो करो, कुछ तो करो, है ना। बताते रहो, पर आप सुनते नहीं हो। ठीक है, चलो आपके लिए एक और बात सोचा है मैंने, आपके लिए एक और गुड न्यूज लाने वाला हूं। देखते हैं कितने लोग रिस्पॉन्स देते हैं। कौन कौन लोग जो है यहाँ पे करंट अफेयर की टेस्ट देना चाहता है, 100 मार्क की टेस्ट। और अगर आप ज्वाइन करते हो, और अगर आप ज्वाइन करते हो आज के आज, सच में बोल रहा हूं, ठीक है, सच में बोल रहा हूं, अगर आप आज के आज अगर आप कोर्स परचेस करते हो जहां पे आपका 55% का ऑफर चल रहा है, तो आपको हर मंथ की टेस्ट, लगभग 100 मार्क की टेस्ट जो है आपको मैं दे दूंगा। हर हर मंथ की 100 मार्क की टेस्ट आपको दे दूंगा। देना चाहोगे? क्लियर है? और ये टेस्ट आपका होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कहां पे होगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर होगा, जिसका नाम क्या है? करंट अफेयर बाय टीपी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टेक्निकल टीम को कि बच्चों को, जो करंट अफेयर बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आने वाले इस 31 को, आने वाले इस 31 जनवरी को जो हमारी 100 मार्क की टेस्ट रहेगी, जो 100 मार्क की टेस्ट रहेगी, वो देने के लिए कृपया आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया है? हाँ, तो ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं, ठीक है, वो सभी कुछ आपको वो एक ही टेस्ट में मिल जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी। और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, करंट अफेयर बाय टीपी। और थैंक यू वेरी मच सर कि आपने प्रोवाइड भी कर दिया है, तो उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करके रख देना है। और इस आने वाले 31 को आपकी टेस्ट रहेगी। समय क्या रहेगा मैं कल बताऊंगा, समय क्या रहेगा मैं कल बताऊंगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दे दिए है क्या जी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे सबसे आखिरी आपका प्लैटिनम आना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा?
कितना कुछ सोच रहे आपके लिए, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? फिर भी बोलना पड़ता है कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हम शिक्षक होने का तो पूरा फर्ज निभा रहे हैं, पर आप विद्यार्थी होने का भी फर्ज निभाएंगे, ये आशा करता हूं आप सभी से। ठीक है, तो जो महामैराथन का मैंने अभी घोषणा की जो संडे को होगी, ठीक है, उसमें 2500 तो आना ही चाहिए। कितना आना चाहिए? 2500 बच्चा तो लाइव आना ही चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर उस दिन सच में 2500 बच्चा नहीं आएगा तो मैं रिवीजन वाला क्लास तो छोड़ ही दो, वो लूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाऊं। मेरा भी सपना है कि कम से कम 1 लाख विद्यार्थी जो बीपीएससी की प्रिपरेशन करे उनको मैं पढ़ाऊं। ठीक है, और उसमें मुझे आपकी साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है और उसको, उस लिंक को शेयर कर देना है जहां पे भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पे भी कर रहे हो, बस उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ध्वनि को मापन करने के लिए इकाई क्या रहेगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? एकदम सिंपल है, इसका आंसर डीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीबी, माने कि डेसिबल होना चाहिए, पर वह यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा, नन ऑफ अबव। क्या आएगा? नन ऑफ अबव आएगा। क्या आएगा? नन ऑफ अबव रहेगा। बराबर है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ये वैट किसकी इकाई है? ये इकाई है आपकी पावर की। किसकी ये इकाई है? ये अभी अभी हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में आए हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एम्पियर किसकी रहेगी? ये आपकी करंट की जो है इकाई रहेगी। वोल्ट आपकी रहेगी वोल्टेज की। किसकी? वोल्टेज की रहेगी। ठीक है, विभवांतर की रहेगी। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव द लीस्ट वॉल्यूम? एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर हैज द लीस्ट वॉल्यूम? एकदम इजी क्वेश्चन है, जो ढंग से आंसर करेगा उसको आंसर भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव द लीस्ट वॉल्यूम? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे कम आयतन किस पर होता है, वॉल्यूम किस पे होता है? बहुत बढ़िया जी, वो रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, अगर मैं इन दो ग्राफ की बात करूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे तापमान और यहाँ पे अगर वॉल्यूम माने कि आयतन की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए कोई पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। जब मैं इसे ठंडा कर रहा हूं तो ठंडा करते करते क्या हो रहा है? इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक पॉइंट यहां पर ऐसा आएगा कि यहां पर वॉल्यूम आने के बाद यहां से फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तापमान होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बराबर है। और उसके बाद वही अगर मैं डेंसिटी डेंसिटी या घनत्व की अगर मैं बात करूंगा, तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कौन से तापमान पर होता है? चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पानी का घनत्व सर्वाधिक कौन से तापमान पर होता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यहां पे आप देख पा रहे हो, ये ग्राफ में यहां पे घनत्व बढ़ते बढ़ते यहां पे सर्वाधिक घनत्व रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बराबर है? क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करेंगे। कृत्रिम पेसमेकर, जो निकल कैडमियम बैटरी होती है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे हार्ट में जो पेसमेकर होता है, उस पेसमेकर को क्या बोला जाता है? सभी लोग मुझे आंसर करेंगे सभी लोग पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 5 से 10 साल रहेगा। क्या रहेगा? 5 से 10 साल या 3 से 7 साल रहता है। 5 से 10 साल या 3 से 7, जी बिल्कुल जी, सॉरी, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 7 साल होता है। कितना होता है? 7 साल तक मैक्सिमम होता है। और यहां पे अगर मैं पेस मेकर की बात करूं, अगर मैं हमारे हार्ट के पेस मेकर की बात करूंगा, तो यहां पे ये रहा आपका हार्ट, ये रहा आपका हार्ट। हमारे हार्ट के होते हैं 4 चेंबर। कितने होते हैं? 4 चेंबर। ऊपर वाला चेंबर जो है इसे बोलेंगे हम एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाला पोर्शन जो है इसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये हो गया आपका अलिंद,
ये हो गया आपका अलिंद और ये हो गया आपका निलय। इसे हम क्या बोलेंगे? निलय बोलेंगे। और ये चार पार्ट जो होता है, जो आपका राइट हैंड साइड है वो हमारे हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। माने कि ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है। ये आपको समझ में आ गया है। और यहां पर ये वाला पार्ट जो है, यहां पर होता है एक नोड, इसे बोलते हैं हम एसे नोड। क्या बोलते हैं? एसे नोड। और ये एसे नोड क्या करता है? हमारे हार्ट के पंपिंग को कंट्रोल करता है। ये एसे नोड क्या करता है? हमारे हार्ट को पंपिंग को कंट्रोल करता है। और आवाज कैसे करता है? लब डब लब डब लब डब, ऐसे आवाज करता है। कोई नहीं बोलेगा कि हार्ट धड़-धड़ आवाज करता है। जी बिल्कुल, धड़-धड़ नाम की मूवी होती है। हमारा हृदय जो है वो धड़-धड़, कोई रेलवे का इंजन नहीं है जो धड़-धड़ आवाज करेगा। वो आवाज करता है लब डब लब डब लब डब। और ये आवाज किसका होता है? ये आवाज होता है यहाँ पे जो दरवाजे होते हैं ना हमारे हार्ट के, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्व बोलते हैं। उन वॉल्व्स का वो आवाज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर में एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अशुद्ध रक्त को कैरी करते हैं। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी नस जो शुद्ध रक्त को कैरी करती है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और मुझे पता है आप सभी को भी पता है, आप सभी को भी पता है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है उसे बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। और जो एकमात्र नस जो शुद्ध रक्त को लेके जाती है उसे बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन, माने कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय नस। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका मास्टर क्वेश्चन, ये रहा आपका मास्टर क्वेश्चन। जिसने इसका आंसर कर दिया, समझ लीजिएगा बीपीएससी में उसका 1 मार्क फिक्स हो गया। बीपीएससी में उसका 1 मार्क फिक्स हो गया। देखते हैं कितने लोग उसका सही उत्तर दे पाते हैं। यहां पे 2 स्तंभ दिए गए हैं। चलिए समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। समय समाप्त हो रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके, टिक रानी रुक गई है। चलो तो देखो यहाँ पे आंसर कैसे करेंगे जी। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं कि यहाँ पे एक कॉलम दिया है, स्तंभ पहला दिया है और स्तंभ दूसरा दिया है, और हमें उनकी जोड़ियां लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आपका ईस्ट दिया गया, माने कि खमीर। और खमीर अगर जब कभी भी आए तो सीधी सी बात है, खमीर की जोड़ी आपकी अल्कोहल के साथ जुड़ेगी। किसके साथ जुड़ेगी? अल्कोहल के साथ जुड़ेगी। माने कि ए का आ गया 3, ए का आ गया 3, माने कि 2 यहां से कैंसिल कर दो। बी देखिए डायफ्राम, डायफ्राम किसमें पाए जाते हैं? ये होती है हमारी चेस्ट कैविटी, माने कि वक्ष गुहा में होती है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बी का आ गया 4। वो बी का अगर 4 मान रहा हूं मैं, तो बी का अगर 4 आ गया है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर रहेगा जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? और जिसने ये टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, ये टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं है, सॉरी टफ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है। जिसको इसने इसे सॉल्व किया है, पक्का उसको कुछ इस प्रकार की फीलिंग आ रही होगी। किन किन लोगों को इस तरह की फीलिंग आ रही है? किन किन लोगों को इस तरह की फीलिंग आ रही है ना? जब कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर कोई भी नहीं देता है, उस टाइम पे एक क्लास का ऐसा बंदा, ठीक है, जिससे कोई भी होप नहीं होती है, जो होपलेस होते हैं, वो जनरली अगर गलती से आंसर दे दिए तो ऐसी कुछ फीलिंग आ जाती है। तो मैं आप सभी को होपलेस नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा। पर एक थोड़ा सा जोक के लिए मैंने अपार्ट बोल दिया कि जब कभी भी टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो ऑब्वियस ऐसी फीलिंग तो आती हो कि भाई साहब कैसे करते, कैसे कर रहा है वो, हाँ मेरा ही जलवा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये आपको समझ में आ गया है। और बाकी भी जोड़ियां लगा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं स्किन की बात कर रहा हूं तो स्किन से किसके साथ आ जाएगा? हाँ, स्किन से सांस लिया जाता है अर्थवर्म द्वारा। जो केचुआ होता है, वो केचुआ क्या करता है? वो केचुआ क्या करता है? ये केचुआ जो है हमारी स्किन के, अपनी उसके स्किन से श्वास लेता है। अगर मैं पत्तों की बात करूंगा तो पत्ते कहां से सांस लेते हैं जी? पत्ते सांस लेते हैं स्टोमेटा से, माने कि रंध्र से सांस लेते हैं।
उसके बाद फिश की माने कि मछली की अगर बात कर रहा हो तो मछली कहां से सांस लेती है? मछली सांस लेती है गलफड़े से सांस लेती है। और उसी तरह से अगर मैं मेंढक की बात करूंगा तो मेंढक जो है लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है, लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है। और आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं यहां पे, इस ट्रकिया से सांस लेने वाले कौन होते हैं, जिसे हम श्वास नली बोलते हैं। ट्रकिया से सांस लेने वाले कोई भी दो जीवों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जलवा हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का। अब यहां पर दिमाग लगाओ और सच में अगर आपने इसका आंसर कर दिया तो समझ लेना कि सच में बोल दूंगा कि सच में आपका ही जलवा है। क्या बोलूंगा? सच में आपका ही जलवा है। चलिए बताएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। इसका जिसने आंसर कर दिया समझ लेना उसका ही जलवा है। बताइए, श्वसन प्रक्रिया के बारे में ये क्वेश्चन। टिक रानी को मैं थोड़ा रुका देता हूं कि ये क्वेश्चन पढ़ने को आपको समय लग जाएगा। टिक रानी थोड़ा सा रुक जाइए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। टिक रानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, चलो बताओ। बोला गया है कि श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है, शरीर को ऑक्सीजन को प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त कराता है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होता है। ये होता है आपके श्वसन में होता है, श्वसन जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में मदद करता है। जी बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, सांस छोड़ रहा हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। और कोशिकाओं को जल उत्पन्न कर, ये कहां से हो गया? ये भी गलत है। तो आंसर आपका क्या आएगा? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा माने कि ऑप्शन नंबर सी। अब सच में बताओ, जिन लोगों ने उत्तर किया है क्या सच में उनको ये फीलिंग नहीं आ रही? क्या सच में आपको ये फीलिंग नहीं आ रही? मुझे तो फीलिंग आती अगर मैं आपके जगह पर होता, कि ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है। और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। जब मैंने टिक किया है उसके बाद ये आपको फीलिंग आनी शुरू होगी, हो गई ना? तो यही फीलिंग तब आनी चाहिए जब आप बीपीएससी का पेपर सॉल्व करके उस सेंटर से बाहर निकलते हो। और जो भी देखेगा ना तो वहां पे देखकर बस यही करना, मेरा ही जलवा रहने वाला है। रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग जलवा करने वाले हैं इस बार बीपीएससी में? चलो एक बार हाथ ऊपर कर लो। गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो आपने आंसर को करेक्ट कर लिया है। इस बार बीपीएससी में बस यही जलवा दिखना चाहिए, आपका भी और टीचिंग परीक्षा तो हमेशा रहता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और जलवे वाली बात आपको पूछना चाहूंगा, चलो इसका आंसर कर देंगे। ये भी आपके एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के गुणों के संबंध में गलत है? प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माने क्या बोला कि शुद्ध पानी जो होता है वो अच्छा सुचालक होता है, ये गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। अगर मैं वाटर है द फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एट द 100 डिग्री बोल दूंगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, बराबर है। उसके बाद आइस इज डेंसर देन द लिक्विड वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जी बिल्कुल नहीं। आइस डेंसर कैसे रहेगा? वो तो हल्का होता है। मान कि ये आंसर आपका गलत है। ओके, ये आपका सही है। हा? एक मिनट रुकिए, ये आपका सही है, आइस डेंसर रहेगा। और उसी तरह से वाटर हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो गलत रहेगा। उसके बाद वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, ये भी आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका दिया गया है प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर, ये आपका गलत है, बराबर है। वाटर हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपका गलत रहेगा। माने कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके दोनों भी गलत है। और यहाँ पे पूछा गया आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या बोला गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 आएगा।
क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अब बताओ कितने लोगों को फीलिंग आ रही है जलवे वाली? अगर आपको सच में जलवे वाली फीलिंग आ रही है तो आपका जो आंसर आपने सही कर लिया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? और आने वाले समय में, और उसके साथ एक और बात आपको बता दूंगा कि ध्यान देंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आपके लिए, कि 31 और जनवरी को आपकी 100 मार्क्स की या जहां पे आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपकी करंट अफेयर की एक टेस्ट रहेगी, करंट अफेयर की टेस्ट रहेगी, ठीक है? वो टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम करंट अफेयर बाय टीपी, करंट अफेयर बाय टीपी ये टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा। सभी लोग इसे जरूर आज ज्वाइन कर लेंगे और जो 31 को होने वाली जो हमारी टेस्ट रहेगी उसमें अपना योगदान देंगे, ठीक है? अपना योगदान देंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्लियर है? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पॉसिबली वीकली या मंथली, ठीक है? वीकली पॉसिबली अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो, ठीक है, तो वीकली भी आपका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? बस आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्पॉन्स हमारा रिस्पॉन्स। ओके, चलो मिलते हैं कल ठीक 2 बजे इसी तरह से और क्वेश्चन बढ़िया पढ़ेंगे और कर फिर से कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ले लूंगा जो आपको सॉल्व करने के दूंगा और आप उसे सॉल्व भी करोगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए जी, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार कराऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को फिर से एक बार कराऊंगा क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, कर लूंगा उस क्वेश्चन को मैं, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।